वन एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2022 का जो 24 अगस्त का पेपर हुआ था उसके तीनों शिफ्ट में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे भौतिकी के वो सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट से। पहला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। यानी वस्तु कहाँ पर हम रखें कि उसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक बने, उल्टा बने और छोटा बने। तो पहले क्या करेंगे, हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। यहाँ से ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशीय बिंदु हो गया, ये पहला फोकस F1 और ये वक्रता केंद्र हमारा 2F1 और ये F2 और ये 2F2। तो वस्तु को हमें कहाँ रखना है कि उसका पहले वास्तविक बनेगा, उल्टा और छोटा बनेगा। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच यानी कि 2F1 से परे रखी जाती है तो प्रतिबिंब जो है वो F2 और 2F2 के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से छोटा होता है। इसको अब क्या करें, मान लेते हैं ये हमारा वस्तु हो गया। यहाँ से एक रेखा जाएगी समानांतर जो यहाँ से अपवर्तित होकर के F2 से गुजरेगी। उसके बाद देखिए एक रेखा जाएगी यहाँ प्रकाशीय बिंदु से ऐसे और ये हमारा यहाँ पे कटान करेगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इमेज जो बना है वो F2 और 2F के बीच बना है, उल्टा बना है और आकार में छोटा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यदि हम 2F से परे रखें, 2F से परे और अनंत के बीच, अनंत पर नहीं रखना है, 2F से परे और अनंत के बीच में रखेंगे तो हमारा वस्तु का इमेज जो है ऐसा वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल्ब A और B एक 3 वोल्ट स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। यदि बल्ब A और बल्ब B के प्रतिरोधों का अनुपात 1:3 है तो एक निश्चित समय में बल्ब A और बल्ब B द्वारा उत्पन्न ऊष्माओं का मान ज्ञात करना है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी प्रतिरोध, बल्ब क्या है, एक प्रतिरोध है एक प्रकार का, तो जब किसी भी प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टेज हमेशा समान रहता है। उदाहरण के लिए ये हमारा बल्ब हो गया A और ये दूसरा बल्ब हो गया B। इन दोनों को हमने जोड़ दिया है वोल्टेज V से। ये 3 वोल्ट का बैटरी है। तो अगर कोई पूछे कि B के अक्रॉस वोल्टेज क्या है तो 3 वोल्ट होगा, A के अक्रॉस वोल्टेज क्या है तो ये भी 3 वोल्ट होगा। करंट अलग अलग होगा लेकिन वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। कब होता है, समानांतर क्रम में। तो हमें एक चीज़ तो मिल गया कि V समान रहेगा। हमें पता है ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है H = V²/R×T। और भी बहुत सारे होते हैं जैसे H = I²RT और ऐसे करके बाकी। दूसरा भी याद आप रख सकते हैं कि H = VIT होता है। तो यहाँ से हमें देखिए वोल्टेज तो सेम है और एक चीज़ पूछ रहा है कि निश्चित समय में यानी कि समय भी दोनों के लिए, A के लिए और B के लिए सेम होगा। यानी V सेम हो गया, T सेम होने का मतलब है कि दोनों अब कांस्टेंट रहेंगे, अचर रहेंगे, बदलेंगे नहीं। तो हमारा H सीधा समानुपाती हो जाएगा 1/R के। यानी कि R जिसका बड़ा होगा उसका उत्पन्न ऊष्मा उसमें क्या होगी, कम होगी। तो अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं HA बराबर, मान लेते हैं ये K/RA हो गया और HB बराबर क्या होगा, K/RB हो गया। तो HA/HB हमें निकालना है तो ये क्या होगा, RB/RA। RB/RA क्या दिया है, RA/RB 1/3 है तो ये RB/RA 3/1 हो जाएगा। यानी HA अनुपात HB हमारा क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 3। ये आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट V²T के बराबर ही होगा। इसलिए अब यहाँ पे आप यहाँ से रिलेशन हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 मिली एम्पियर की एक धारा 2M है, 2M प्रतिरोध वाले किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर हमें ज्ञात करना है। इसका एक विद्युत परिपथ आप बना लीजिए। यहाँ पे हमारा हो गया 2 ओम प्रतिरोध, यहाँ हमने वोल्टेज दे दिया है, हमें ये वोल्टेज निकालना है और जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें से वो है 2.5 मिली एम्पियर। तो ओम के नियम से आपको पता होगा V = क्या होता है,
आई आर होता है। तो वी बराबर क्या होगा, आई हमें दिया है 2.5 मिली एम्पियर यानी कि 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। इसे हम लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁴ एम्पियर। यहाँ से प्रतिरोध हमें कितना दिया है, 2 ओम दिया है, तो ये 25 दूनी 50 यानी कि ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ वोल्ट। क्योंकि 10⁻³ वोल्ट को हटा देंगे तो ये मिली वोल्ट हो जाएगा। तो हमारा 5 मिली वोल्ट क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन था इस फॉर्मूले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा। इसका एक बना लीजिए, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष। ये प्रश्न में कह रहा है कि जो हमारा आपतित प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के अनुदिश है, यानी कि यही हमारा आपतित किरण है। तो आप देख सकते हैं आपतित किरण सीधा ऐसे जाके वापस रिटर्न हो जाएगी, यानी इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। आपतित किरण और आपतन कोण हमें निकालना था कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण हमें क्या मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये उसी पाथ को रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो इसका आंसर होगा वाट तो शक्ति की इकाई है। जूल प्रति सेकंड, देखिए P = क्या होता है, W/T। तो W क्या होता है, जूल, वर्क जूल, और T सेकंड में होता है, तो जूल प्रति सेकंड हमारा यहाँ से मिला। यह भी पावर का है। अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, तो 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट। तो ये भी हमारा क्या है, पावर का इकाई है। किलोवाट घंटा नहीं है, किलोवाट घंटा ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, शक्ति की नहीं। वाट जूल प्रति सेकंड और अश्व शक्ति सभी शक्ति की इकाइयाँ हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, इनमें से कौन से कथन सही है। इसको समझने के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, पहला है आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है। तो ये वायु क्या है, विरल माध्यम है, और कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो हमें पता है जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो ये अभिलंब से दूर भागता है। तो आप देख सकते हैं कि AB जो प्रकाश किरण है वो इसको एक्चुअल में जाना चाहिए था बी के जैसा पैरेलल। अगर स्लैब नहीं होता, कांच का पट्टी नहीं होता, तो बी की तरफ बाहर निकल जाता, पर ये नहीं निकला है, ये अभिलंब की ओर क्या हो गया है, झुक गया है। तो कौन सी रेखा बनी, BC। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा आपतन कोण है, मान लेते हैं ये थीटा है, और ये जो अपवर्तन कोण है ये वाला, ये मान लेते हैं अल्फा है। तो यहाँ पे फिगर से सीधा दिख रहा है कि थीटा बड़ा है अल्फा से, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है। पहला लाइन हमारा सही मिल गया। दूसरा है आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। अब निर्गत कोण को देखिए, जब ये निर्गत रेखा जो है इसका एंगल और ये आपतन कोण थीटा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि अब देखिए AB को मैंने बढ़ाया है EF की तरफ, EF पैरेलल है CD के, तो यानी कि दोनों कोण क्या होंगे, थीटा, और ये भी थीटा होगा, यानी कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, ये भी सही होगा। तीसरा है निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। तो निर्गत किरण क्या है, ये हमारा CD, और आपतित किरण क्या है, AB। इसी को मैंने डॉटेड लाइन से मिलाया है EF की तरफ, ये इसके क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। तो ये तीसरा लाइन भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी। जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है तो बिल्कुल ये गलत है। जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है तो ये सही है। जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है ये भी सही है। फैराडे के नियम के अनुसार प्रेरित धारा केवल तब उत्पन्न होती है जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, और चुंबक को स्थिर रखने पर कोई धारा नहीं बनेगी, लेकिन हिलाने पर यानी पास ले जाएंगे या दूर ले जाएंगे तो धारा उत्पन्न होगी। क्यों होगी, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन होगा, स्थिर रखने पर परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा आंसर 2 और 3 होगा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन M को सही ढंग से दर्शाता है। तो हमेशा याद रखना है कि उत्तल दर्पण बोल रहा है, तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटे प्रतिबिंब के लिए M का मान हमेशा 1 से कम होगा, और सीधा होने के कारण M का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, यानी M कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। M हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी 0 से लेकर के 1 के बीच होगा।
एक से ज़्यादा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारा आंसर होगा 8 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा माइकल फैराडे ने की थी। अब दूसरा शिफ्ट देखते हैं, नून दोपहर वाला। पहला है, यदि 50 प्रतिरोध वाली चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार है कि प्रेरित ईएमएफ जो है 5 वोल्ट है, तो कुंडली में प्रेरित धारा क्या होगी? तो वही V = IR हमें लगाना है। V हमें दिया है 5 वोल्ट, I दिया है हमें, I हमें निकालना है, और R कितना है? 50 ओम दिया है। तो I बराबर क्या होगा? 5/50 यानी कि 1/10 बराबर 0.1 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 वर्ण की एक पट्टिका निर्मित करता है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है, लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। बिल्कुल ये सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा विब गियोर फॉर्मूला जो है, तो ये जो लाल कलर है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका ज़्यादा होगा? V का, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो हमारा ये पहला लाइन तो सही हो गया। बैगनी रंग घटक का विचलन न्यूनतम होता है, ये गलत है। न्यूनतम तब होगा जब उसका अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। चूँकि अपवर्तनांक न्यूनतम R का है, तो इसका विचलन न्यूनतम होगा, ना कि बैगनी का। बैगनी रंग का घटक का जो विचलन है वो सबसे अधिक होगा, अधिकतम होगा, ना कि न्यूनतम होगा, अधिकतम होगा। तो ये गलत हो गया। कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है, गलत। अगर सभी घटकों की चाल समान होती तो फिर वर्ण विक्षेपण नहीं होता। वर्ण विक्षेपण इसलिए हो रहा है कि श्वेत प्रकाश के जो घटक हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब का जो चाल है वो जो त्रिभुजाकार कांच है उसमें अलग अलग है। इसी वजह से ये भी हमारा गलत हो गया। तो पहला सिर्फ सही होगा, केवल A, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा क्या होगा? तो आप देखिए, n बराबर क्या होता है? C/V। यहाँ पे जो C है ये निर्वात में प्रकाश की गति है, और V क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की गति है। तो आप देख सकते हैं C जो है हमेशा V से क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये निर्वात है। वायु में लेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, प्रकाश में लेंगे तो और थोड़ा कम होगा प्रकाश की चाल, कांच में लेंगे तो प्रकाश की चाल और थोड़ा कम होगा। इसलिए C बड़ा होगा V से, यानी कि ये N जो होगा हमारा हमेशा 1 से क्या होगा? अधिक होगा। तो आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए निम्न में से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा तांबे का प्रयोग। तांबा और एल्युमिनियम जो है वो अच्छे चालक हैं और इनका प्रतिरोध कम होता है, जिससे ऊर्जा की हानि कम होती है। तो चूँकि एल्युमिनियम इसमें है नहीं, तो अब तांबा ही टिक करेंगे। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम तो इसका विद्युत पारेषण लाइन में यूज नहीं करेंगे। उसी तरह टंगस्टन का भी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका भी उपयोग हम लोग विद्युत भेजने वाली जो लाइनें हैं उनमें हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः किसको निरूपित करती है? तो आपको याद रखना है, ये हो गया हमारा अंगूठा मान लेते हैं। तो अंगूठा दिखाता है किसको? ये चालक की गति को दिखाता है। उसके बाद ये हो गया हमारा तर्जनी दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र को, और ये हो गया हमारा मध्यमा उंगली, बीच वाली मिडिल फिंगर, ये दिखाता है प्रेरित धारा की दिशा को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा की दिशा, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है? तो जो मुख्य अक्ष है ध्रुव पर अभिलंब का कार्य करता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। तो ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ये P यहाँ पे ध्रुव हो गया, पोल, और यहीं पे प्रकाश किरण आपतित हो रही है। तो ये अभिलंब की तरफ ही कार्य करेगा और प्रकाश किरण यहाँ से रिटर्न भी हो जाएगी। इनके बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, और यही हमारा आपतन कोण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है? हमें दर्पण के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा उत्तल और समतल दर्पण दोनों ही। समतल दर्पण तो आपको पता ही है, हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों बना सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वाट है, इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली बिजली ऊर्जा कितनी होगी? आपको पता होगा ऊर्जा जिसे हम एच से भी दिखाते हैं, ये कितना होगा? P इंटू टी, पावर इंटू समय। पावर कितना दिया है? 2500 वाट यानी 2.500 किलो वाट हो जाएगा, और घंटा कितना है? 5 घंटे। तो ये कितना हो गया? 25 5 125 यानी 12.5 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, ये याद रख लीजिएगा फैक्ट। हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा 12.5 किलो वाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? तो जो हमारा पहला कंडीशन दिया है उसमें देखिए वोल्टेज दिया है कितना? 50, और करंट दिया है हमारा 5 एम्पीयर। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध होगा V/I 50/5 यानी कि R हमें मिल गया 10 ओम। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रतिरोध को बढ़ा करके 110 वोल्ट कर दिया है, तो हमें बताना है I क्या होगा। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? IR, वोल्टेज बढ़ा करके हमने 110 वोल्ट कर दिया है, तो 110 रख देंगे, I निकालना है, और प्रतिरोध हमारा कितना मिला है? 10 ओम। तो I बराबर कितना हो गया? 11 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब इवनिंग वाला शिफ्ट देखते हैं। पहला, निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचान कीजिए। ए, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल ये सही है। प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। रेजिस्टिविटी के बारे में ये बात कर रहा है, रो के बारे में। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है। बिल्कुल ये सही है। एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होती है। तो ये गलत है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु से अधिक होती है, ना कि शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता मिश्र धातु से। तो हमारा ए और बी क्या होगा? सही होगा। तो आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस यानी सतह पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक के बराबर है। किसके बराबर होगा? देखिए ये हमारा सतह हो गया इंटरफेस। यहाँ एक प्रकाश किरण आ रही है और आपतन कोण बना रही है 45 डिग्री अभिलंब के साथ। फिर ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है और 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि ये हमारा सघन माध्यम होगा और ये हमारा विरल माध्यम होगा। तो हमें बताना है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। अगर ये μ1 है इसका और ये μ2 है, तो μ2/μ1 हमें निकालना है। ठीक है, हमें स्नेल्स के नियम से पता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है कि अपवर्तनांक का गुणांक इस आपतन कोण के साइन के प्रोडक्ट के यानी गुणनफल के हमेशा क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी अचर होता है। यानी कि μ1 साइन 45 बराबर क्या होगा? μ2 साइन 30। हमें क्या निकालना है? μ2/μ1। तो ये हो जाएगा μ2/μ1 बराबर साइन 45 बटे में साइन 30। साइन 45 का मान कितना दिया है? वो कितना होगा? 1/√2। साइन 30 का मान 1/2। तो 2 ऊपर जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2। यानी कि μ2/μ1 जो हमें निकालना था उसका आंसर होगा ऑप्शन 3 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य हैं? तो परावर्तन के नियम सभी दर्पण के लिए सत्य हैं, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या समतल दर्पण हो। तो ए, बी और सी तीनों ही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ओम के नियम से क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। I दिया है 5, प्रतिरोध दिया है 2, 5 दूनी 10 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण
डैश होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखना है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो या बाएं हाथ का नियम, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चालक की गति है और प्रेरित धारा की दिशा है, उनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है हमेशा। ऐसे याद रखिए, ये 90 डिग्री, ये 90 इसके साथ और ये इसके साथ 90 डिग्री होगा। तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या हो, किसकी ओर होती है? तो ये अंदर पूछ रहा है, तो अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है। मान लेते हैं ये बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक जिसके बारे में बोल रहा है, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अंदर जो चुंबकीय रेखा होगी वो दक्षिण से उत्तर की ओर होगी, ऐसे जाएगी, और जब बाहर से आएगी तो वो नॉर्थ से साउथ आएगी, ये नॉर्थ से साउथ आएगी, और अंदर कैसे है, साउथ से नॉर्थ है। तो ये याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.3 है में इस प्रकार जाती है कि आपतन कोण x डिग्री है और अपवर्तन कोण y डिग्री है। तो अनुपात निकालना है, sin y बाई sin x का मान निकालना है हमें। फिर से जैसा पिछले वीडियो में बनाया था, ये हमारा अभिलंब, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये वायु है हमारा, विरल माध्यम है, चूँकि विरल माध्यम से जल में आ रही है जो कि सघन माध्यम है, तो किरण क्या होगी, ये जो हमारा आपतन किरण होगी ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसको जाना चाहिए था ऐसे, जाएगी ऐसे। तो ये कोण मान लेते हैं, आपतन कोण दिया है x डिग्री, अपवर्तन कोण दिया है y डिग्री। तो स्नेल्स के नियम के हिसाब से क्या होता है, अगर इसका अपवर्तनांक μ1 है और इसका अपवर्तनांक μ2 बराबर कितना दिया है हमें, जल का 1.3, और ये है वायु का अपवर्तनांक क्या होता है 1.0 यानी 1। तो μ1 sin x बराबर होगा μ2 sin y। तो हमें निकालना है sin y बाई sin x, तो ये हो जाएगा μ1 बाई μ2, μ1 दिया है 1 और 1.3, तो ऊपर जाएगा तो 10/13। ऑलरेडी ऑप्शन में मुझे यही दिया है तो इसी को टिक कर देंगे, इसको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच के सही संबंध की पहचान करें। किसी भी गोलीय दर्पण में क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/f बराबर u + v/uv। चूँकि r बराबर क्या होता है 2f होता है, हमें f दिया नहीं है, r दिया है, तो हमें इस f को हटाना होगा, तो f बराबर हो जाएगा r/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/f बराबर 2/r, तो ये होगा 2/r बराबर u + v/uv। अगर इसे हम पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, r/2 बराबर uv/u + v, फिर r बराबर लिख सकते हैं 2uv/u + v, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध R1 R2 एक 15 वोल्ट की बैटरी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़े हैं, तो R2 में प्रवाहित धारा का मान हमें निकालना है। इसके लिए पहले विद्युत परिपथ एक बना लें आप। ये जुड़ा है 15 वोल्ट की बैटरी के साथ, ये 2 ओम और ये 3 ओम। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है, जब भी श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में करंट जो है, धारा है, वो समान रहता है सभी प्रतिरोध में जो समानांतर क्रम में जुड़ी हुई है, यानी 2 ओम और 3 ओम के बीच हमारा करंट सेम होगा और वोल्टेज अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन अगर समानांतर क्रम में पूछे, समांतर क्रम में, तो उस समय जो करंट होगी वो अलग होगी, दोनों में अलग अलग होगी, और जो वोल्टेज होगा वो समान होगा। समानांतर क्रम की आपका ऐसे जो बनेगा विद्युत परिपथ, ये भी वोल्टेज से जुड़ा हुआ है जहाँ 15 वोल्ट दिया हुआ है, और ये 2 ओम और ये 3 ओम। क्योंकि प्रश्न में इसके बारे में है, इसके बारे में नहीं है, तो ये फैक्ट इसको बस याद रख लेना है। तो करंट निकाल लेते हैं, V = क्या होता है IR, तो I बराबर V/R, V दिया है हमें कितना 15 वोल्ट, और रजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस, अगर समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया 3 एम्पियर, हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी 3 एम्पियर जाएगा और इसमें भी 3 एम्पियर जाएगा। लेकिन अगर इसमें पूछता तो इसमें अलग अलग करंट जाता समानांतर क्रम में, लेकिन वोल्टेज दोनों का सेम हो जाता है।
अगर आप इसका अलग अलग करंट निकालते हैं, मान लेते हैं ये करंट I1 है और ये I2, इसका वोल्टेज दिया है 15 वोल्ट, इसके लिए भी 15 वोल्ट होगा। तो I1 बराबर क्या होगा 15/2 एम्पियर और I2 बराबर क्या होगा 15/3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।